हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ना है मध्यकालीन भारत में सम्राट अकबर के बारे में। अकबर को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में पढ़ेंगे हम अकबर का प्रारंभिक और राजनैतिक जीवन, जबकि दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे अकबर का धार्मिक जीवन। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर जन्म की बात की जाए तो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542। कहाँ पर? अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में। अमरकोट कहाँ पे पड़ता है? सिंध। पिता कौन थे? हुमायूं। माता कौन थी? हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी? तो शिया मीर बाबा अकबर जामी की पुत्री। और शिया मीर बाबा अकबर जामी कौन थे? तो ये थे हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु। ठीक है। अब क्या हुआ, जब अकबर का जन्म हुआ था उस समय हुमायूं क्या थे? हिंदुस्तान से निर्वासित चल रहे थे, तो उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, उनके पास थी कस्तूरी। तो जब अकबर का जन्म हुआ उस समय हुमायूं ने कस्तूरी बांटी थी, और एक स्टेटमेंट आया था इनका कि जिस तरह इस कस्तूरी की सुगंध चारों तरफ फैल रही है, मेरे पुत्र अकबर का यश भी चारों तरफ फैलेगा। अच्छा, अकबर का नाम क्या हुआ? इन मुसलमानों में खतना प्रथा होती है, तो जब खतना हुआ था उस समय अकबर का नाम रखा गया था बदरुद्दीन, क्योंकि अकबर जो है वो पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे, और पूर्णिमा का मतलब होता है बद्र। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते अकबर के जन्म के समय हुमायूं ने कस्तूरी बांटी थी। खतना प्रथा के समय अकबर का नाम क्या था? बदरुद्दीन। क्यों था? क्योंकि अकबर जो है पूर्णिमा को पैदा हुए थे, और पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? बद्र। असली नाम रखा गया था जलाल, या कहा जाता था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है। तो ये हो गई आपकी सम्राट अकबर की प्रारंभिक बातें। अब क्या हुआ, हुमायूं जो थे वो हिंदुस्तान से निर्वासित तो चल ही रहे थे और अपनी राजगद्दी को वापस प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में वो पहुंचे कांधार, और कांधार में इनके स्वयं का भाई कामरान शासन कर रहा था। तो इन्होंने कामरान से मदद मांगी, लेकिन कामरान तो चिढ़े थे इनसे बहुत ज्यादा पहले से ही। तो कामरान और इनके बीच छिड़ गया युद्ध। अब हुमायूं को ये पता नहीं था कि कामरान के पास इनका पुत्र अकबर है, तो कामरान ने क्या किया, अकबर को किले की दीवार से लटका दिया कि आप युद्ध बंद कीजिए, नहीं तो हम अकबर को यहीं से छोड़ देंगे। तब जाके कामरान और हुमायूं के बीच सुलह हुई और अकबर बच पाए। तो यहां पे हम लोग लिख सकते कांधार युद्ध के समय कामरान ने अकबर को किले की दीवार से लटकाया। जैसे तैसे यहाँ हुमायूं और कामरान के बीच सुलह हुई। इसके बाद हुमायूं ने क्या किया, अपने पुत्र अकबर को, इनके एक मित्र थे रीवा में एक जगह है मुकुंदपुर, वहां के एक राजा थे राम सिंह, उनके यहाँ अकबर को संरक्षण प्रदान किया। तो यहाँ से हुमायूं ने अकबर को रीवा के मुकुंदपुर में राम सिंह के यहाँ
संरक्षण दिया। यहाँ के बाद क्या हुआ, राम सिंह के बाद क्या हुआ, इनके हुमायूं के जो एक भाई थे असगरी, वो अकबर को अपने संरक्षण में ले आते हैं और अकबर का पालन पोषण असगरी की जो पत्नी थी जिनका नाम था सुल्ताना बेगम वो करती हैं। अब अकबर का पालन पोषण असगरी की पत्नी सुल्ताना बेगम करती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि अब हुमायूं को अकबर की पढ़ाई की चिंता हो रही थी, क्योंकि अकबर जो है उनकी रुचि बिल्कुल पढ़ने में नहीं थी। तो हुमायूं ने अकबर की साक्षरता के लिए 3-4 शिक्षक भी नियुक्त किए, लेकिन अकबर का बिल्कुल भी मन नहीं लगा। अकबर ने 9 वर्ष की आयु में ही गजनी की सूबेदारी संभाल ली थी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते अकबर निरक्षर थे। 9 वर्ष की आयु में अकबर गजनी के सूबेदार बने। ठीक, अब क्या हुआ, इसके बाद क्या होता है, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। जिस समय हुमायूं की मृत्यु होती है उस समय अकबर होते हैं कालानौर, पंजाब में गुरदासपुर नामक जगह है, वहां पे एक स्थान है कालानौर, तो वहां पे होती हैं। तो अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, वो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में ही कर देते हैं। चलिए देखते हैं, तो ये हो गया। अच्छा, एक बिंदु और लिख सकते हैं यहाँ पर, हुमायूं ने अकबर का संरक्षक पहले किसको बनाया था, मुनीम खां, मुनीम खां को बनाया, और बाद में बैरम खां को बनाया गया। ठीक है, तो बैरम खां संरक्षक बने, और जब हुमायूं की मृत्यु होती है तो बैरम खां क्या करते, इनका राज्याभिषेक कर देते हैं। कहां पर, कालानौर में। चलिए देखते हैं आगे। चलिए यहां पे हम लोग लिख सकते, हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर के कालानौर में करते हैं। ठीक है, क्या करते, ये जो ईंटों का एक आर्टिफिशियल सिंहासन बनाते हैं, वहां पर इनका राज्याभिषेक करते हैं। अकबर की इस समय आयु थी 13 वर्ष 4 माह, और ये जो राज्याभिषेक होता है ये होता है 14 फरवरी 1556 को। यहां पे इनका राज्याभिषेक हो गया, जबकि दिल्ली में राज्याभिषेक करा लिया था रेवाड़ी का एक बनिया था जिसका नाम था हेमचंद, शॉर्ट में इसको हेमू कहा जाता था। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, जबकि दिल्ली में हेमू ने अपना राज्याभिषेक किया। हेमू क्या है, रेवाड़ी का एक बनिया था। इसके अलावा अंतिम हिंदू शासक था। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, काय की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू 14वां शासक था, 14वां
शासक। ठीक, तो यहाँ पे दिल्ली में हेमू ने राज्याभिषेक कराया, जबकि कालानौर में आपके अकबर ने राज्याभिषेक कराया। अब इन लोगों के बीच होगा आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि होता है 5 नवंबर 1556 को। तो आइए देखते हैं। चलिए, अब हम लोगों को पढ़ना है पानीपत का द्वितीय युद्ध। ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को। किन किन के बीच? हेमू तथा अकबर। हालांकि इसमें जो मेन किरदार निभाया था वो था आपका बैरम खान ने। अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? बैरम खां, हेमू तथा अकबर के बीच, जबकि नेतृत्व बैरम खां कर रहे थे। क्या हुआ? हेमू की आंख में तीर लगा, आंख में तीर लगा। हेमू यहां पे हार गए और अकबर की विजय हुई। इसी समय क्या हुआ? एक इतिहासकार हैं डॉक्टर आरपी त्रिपाठी, उनका एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने ये कहा था कि हेमू की जो हार है वो एक हादसा थी, यानी एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की जो विजय थी वो एक कह सकते कि दैवीय संयोग था। तो यहां पे क्या है? इतिहासकार आरपी त्रिपाठी ने कहा, क्या कहा? हेमू की हार दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय दैवीय संयोग था। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहां तक। तो अब अकबर क्या है? हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। इसके बाद क्या होता है? जो बैरम खां हैं उनका काल शुरू होता है, क्योंकि अकबर तो छोटे थे, मेन जो नेतृत्व है वो आपके कौन कर रहे थे? बैरम खां। तो इसी समय क्या हुआ? बैरम खां का वर्चस्व बढ़ रहा था और इस बात से जो हरमदल की प्रमुख नेता थी महामनगा, वो बहुत परेशान थी। तो उन्होंने क्या किया? बैरम खां के खिलाफ अकबर के कान भरना शुरू किए। तो आइए देखते हैं क्या हुआ। यहां से हम लोग लिख सकते कि 1556 से 1560 तक अकबर के शासन का नेतृत्व बैरम खां ने किया। बैरम खां बहुत अच्छे आदमी थे। ये क्या थे कि ये अकबर के शासन को बहुत अच्छे से संभाल रहे थे और बहुत ही ज्यादा वफादार थे, इसलिए इनको उपाधि मिली थी यार वफादार तथा खाने खाना की उपाधि। अकबर के जो पिता थे, बैरम खां के जो पिता थे वो बाबर की सेना में थे, जिनका नाम था सैफ अली खान। तो पिता कौन थे? सैफ अली खान। किनकी सेना में थे? बाबर की सेना में थे। अब क्या है? बैरम खां थे एक सिया। ठीक, तो जो हरमदल या अत का खेल या पेटीकोट सरकार की प्रमुख माहम अनगा ने अकबर को बैरम खां
के खिलाफ भड़काया। ठीक, हरमदल, अत का खेल सरकार या पेटीकोट सरकार था क्या? इन तीनों प्रकार की जो दल थे उनकी प्रमुख थी महामनगा। हालांकि इसमें इसका पुत्र आदम खां, इसकी पुत्री जीजी अनगा और भी लोग शामिल थे, लेकिन वर्चस्व चलता था महामनगा को। तो जब महामनगा ने देखा कि अकबर बैरम खां को बहुत अच्छे से मतलब रखते हैं, तो उन्होंने अकबर को भड़काया। किसके खिलाफ? बैरम खां के खिलाफ, कि भाई ये सिया लोगों को ज्यादा पसंद करता है, ये अपनी अपनी चलाता है। इस प्रकार की कई प्रकार की बातें महामनगा ने अकबर से कही। अकबर इस बहकावे में आ गए और उन्होंने बैरम खां के सामने 3 प्रस्ताव रखे। तो यहां पे हम लोग लिख सकते, अकबर ने बैरम खां के सामने 3 प्रस्ताव रखे। क्या क्या रखे? पहला, कालपी या चंदेरी का सूबेदार बन जाए। दूसरा था, अकबर का व्यक्तिगत सलाहकार बन जाए, या फिर मक्का चला जाए। ठीक है, तो जब बैरम खां ने देखा कि अकबर ही उनके खिलाफ हो गए हैं, तो उन्होंने कहा हम तो मक्का चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन मक्का जाते समय गुजरात के पाटन नामक स्थान पर ही बैरम खां की हत्या एक अफगान युवक ने कर दी। तो यहां पे हम लोग लिख सकते, बैरम खां मक्का जाने को राजी हुए। गुजरात के पाटन नामक स्थान पर बैरम खां की हत्या। तो गुजरात के पाटन नामक स्थान पर बैरम खां की हत्या हो गई। ठीक, बैरम खां की जो पत्नी थी उनका नाम था सलीमा बेगम और पुत्र थे इनके अब्दुल रहीम। तो अकबर ने क्या किया, बैरम खां की जो विधवा थी सलीमा बेगम, उनसे विवाह कर लिया और उनके पुत्र को अपने पुत्र जैसा संरक्षण दिया। तो आइए आगे देखते हैं, ये सारी बातें समझ में आई। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए, यहां पे हम लोग लिख सकते, अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह किया। पुत्र अब्दुल रहीम को अपने पुत्र जैसा संरक्षण दिया। ठीक, अब क्या हुआ, अब यहां से 1560 से लेके 1562 बैरम खां की मृत्यु के बाद वर्चस्व शुरू होता है हरमदल का, जिसे हम लोग पेटीकोट सरकार भी कहते हैं। तो 1560 से 1562 तक हरमदल का वर्चस्व शुरू। ठीक, इसी हरमदल को हम लोग क्या कहते थे, पेटीकोट सरकार या अत का खेल सरकार। इसमें कौन कौन था, एक थी महामनगा, पुत्र आदम खां, पुत्री जीजी अनगा। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, शमसुद्दीन थे और भी बहुत सारे। लेकिन क्या हुआ 1562 में, अब क्या है, अकबर ऊपरी तौर पे काम कर रहे थे, जबकि अंदर का पूरा प्रशासन कौन चला रहा था, महामनगा चला रही थी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, 1561 में अकबर की होती है मालवा विजय।
मालवा विजय के दौरान क्या होता है, मालवा विजय का जो नेतृत्व है वो करते हैं आपका आदम खां। लेकिन आदम खां वहां की जो रानी थी रूपमती, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इससे अकबर बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते, मालवा विजय ये हुई थी 1561। यहाँ की रानी थी रूपमती और राजा थे बाज बहादुर। ठीक, तो यहां पे हम लोग लिख सकते आदम खां रानी रूपमती के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। रानी रूपमती के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इस चक्कर में रानी रूपमती क्या करती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं। इस बात से अकबर बड़ा क्रोधित होता है और वह आदम खां को मारने का आदेश देता है। और भी कई सारे रीजन थे। आदम खां ने एक बार अकबर को मारने का प्रयास किया था उनके कक्ष में जाकर, तो आदम खां को अकबर ने छत से नीचे फेंककर मरवा दिया। और इसी बात को सोचकर आगे चलकर कौन, महामनगा भी चल बसी। ठीक, तो अब ये थी अकबर से जुड़ी हुई प्रारंभिक बातें। अब हम लोग देखेंगे अकबर ने किन किन राज्यों को और कब कब जीता। ठीक, तो पहली विजय तो इनकी हो ही गई, मालवा विजय। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे अकबर की मेड़ता विजय। तो ये बात समझ में आई, आदम खां को कहां से, छत से गिराकर अकबर ने मरवा दिया। माहम अनगा भी मारी गई। ठीक, तो ये बात हो गई। अब हम लोग देखेंगे अकबर की विजय कौन कौन सी रही प्रमुख। तो मालवा विजय हो गया इनका। अब इसके बाद ये जीतते हैं मेड़ता। तो सब देखते हैं क्या क्या इन्होंने जीता। इसके बाद होता है इनका मेड़ता अभियान, ये होता है 1562 में। यहाँ के जो राजा थे जयमल, वो भाग जाते हैं। 1562 राजा जयमल भागे। ठीक, अच्छा क्या था, ये जितने भी अभियान हो रहे थे उनमें अकबर स्वयं नेतृत्व नहीं कर रहे थे। अगर अकबर की पहली विजय की जाए तो वो आमेर की विजय थी। इसके बाद अगर राजपूताना विजय की जाए, यहाँ पे अकबर जीत नहीं पाए थे क्योंकि जयमल क्या हुआ, भाग गए। तो प्रश्न आता है अकबर की पहली राजपूताना विजय कौन सी थी, तो वो थी आपकी, आगे देखते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते अकबर की पहली राजपूताना विजय कौन सी थी, आमेर की विजय थी 1562। यहाँ के राजा कौन थे, राजा भारमल ने अपनी पुत्री कौन थी, हरखा बाई का विवाह अकबर से किया। ठीक, तो आमेर की जो विजय थी 1562 में, वो अकबर की पहली राजपूताना विजय थी। अच्छा, ऐसा नहीं था कि अकबर ने यहां पर आक्रमण किया हो। अकबर क्या कर रहे थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहे थे। तो बीच रास्ते में आमेर के राजा ने यह सोचा कि अकबर ने हम पर आक्रमण कर दिया है। तो आमेर के जो राजा थे भारमल, उन्होंने अपनी पुत्री हरखाबाई, इन्हीं का नाम आगे चलकर जोधाबाई होता है, इन्हीं को मरियम उजमानी की उपाधि मिलती है और इन्हीं को मरियम मकानी कहा जाता है। इनका विवाह किनसे कर दिया, अकबर से। हरखाबाई को हम लोग क्या क्या कहते, जोधाबाई, मरियम उजमानी या मरियम मकानी। ठीक, तो ये हो गई अकबर की पहली राजपूताना विजय 1562 में आमेर की। इसके बाद होता है इनका चित्तौड़ अभियान। तो यहां पे हम लोग लिख सकते चित्तौड़ अभियान, ये होता है आपका 1562 में ही। राजा, ऐसा लिख लो यहां पे, राणा उदय सिंह भागे
राणा उदय सिंह के जो दो सेनापति थे जयमल और फत्ता, इनकी बहादुरी से अकबर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, लेकिन जयमल और फत्ता मारे गए। तो उदय सिंह के दो सेनापति जयमल तथा फत्ता मारे गए। हुआ क्या, चित्तौड़ अभियान के दौरान ही अकबर ने चित्तौड़ में बहुत सारे राजपूतों का कत्ल किया था और यही कत्ल अकबर के संपूर्ण जीवन पर एक काला धब्बा माने जाते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं अकबर ने चित्तौड़ में राजपूतों का कत्ल किया और ये क्या होता है, अकबर के जीवन का काला धब्बा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। चित्तौड़ अभियान में जयमल और फत्ता मारे गए थे। अब क्या है, अब अकबर का होता है रणथंभौर अभियान। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या हुआ। ये बात समझ में आई, मेड़ता अभियान, फिर इसके बाद आमेर विजय और फिर चित्तौड़ अभियान। अब होता है रणथंभौर अभियान। अच्छा, अकबर क्या है, समस्त राजपूताना को जीत लेता है लेकिन चित्तौड़ नहीं झुकता। अभी भी अकबर की विजय जो है चित्तौड़ की वो अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि राणा उदय सिंह भाग गए थे और पकड़ में नहीं आए। तो अब होता है इनका रणथंभौर अभियान। ये होता है 1569 में। यहां पे हम लोग लिख सकते राणा सूरजमल हाड़ा, इनका पूरा नाम था राणा सूरजमल हाड़ा, पराजित हो गए, पराजित हुए। ठीक, अब होता है अकबर का गुजरात अभियान। तो आइए देखते हैं गुजरात अभियान। ये हुआ था 1572 में। यहाँ के शासक थे मुजफ्फर खां तृतीय। देखिए हुआ क्या था, गुजरात अभियान क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है क्या, जो गुजरात है वो व्यापार का प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा क्या था, जो मुसलमान थे मक्का जाने के लिए वो गुजरात के सूरत से ही जाते थे, इसलिए सूरत को पहले कहा जाता था बाबुल ए मक्का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान था अकबर का और मुजफ्फर खां तृतीय के खिलाफ हुआ था। तो अकबर पहली बार आए और उन्होंने क्या किया, मुजफ्फर खां तृतीय को हरा दिया। लेकिन जब वो यहाँ से वापस चले गए तो यहाँ पे पुनः से आपका विद्रोह हो गया था। तो अकबर फतेहपुर सीकरी से मात्र 9 दिन में 450 मील की यात्रा करके पुनः गुजरात वापस आए और उन्होंने गुजरात विद्रोह को दबाया था। तो इसी समय इतिहासकार स्मिथ ने यह बताया था कि जो अकबर का दूसरा गुजरात अभियान होता है वो विश्व का उस समय का सबसे तेज गति का अभियान होता है, क्योंकि मात्र 9 दिन में ये 450 मील की यात्रा करके पुनः गुजरात पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते सूरत को बाबुल ए मक्का कहा जाता था। ठीक, पहले इन्होंने क्या किया, अकबर ने पहले एक सेनापति थे जिनका नाम था मिर्जा अजीज कोका। तो मिर्जा अजीज कोका को सूबेदार बनाया। अकबर दिल्ली वापस गए, विद्रोह हुआ, मिर्जा अजीज कोका के खिलाफ विद्रोह हुआ। तो अकबर क्या हुए, अकबर मात्र 9 दिन में फतेहपुर सीकरी से 450 मील की यात्रा करके गुजरात पहुंचे। गुजरात पहुंचकर इन्होंने विद्रोह को
दबा दिया। तो इतिहासकार स्मिथ ने क्या कहा था कि यह उस समय का विश्व का सबसे तेज गति का अभियान है। तो यहाँ पे हम लोग पहुंचे और विद्रोह दबाया। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख सकते, ऐसा कर लो, यहीं पे लिख दो, स्मिथ ने गुजरात के द्वितीय अभियान को सबसे तेज गति का अभियान बताया। ठीक है, तो ये हो गया आपके अकबर रणथंभौर अभियान और फिर ये हो गया गुजरात अभियान। अब क्या है, अकबर पुनः चित्तौड़ पर हमला करते हैं और अकबर का होता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि होता है राणा प्रताप के खिलाफ। तो आइए देखते हैं। तो ये बात समझ में आई। ठीक, अब होता है हल्दी घाटी का युद्ध 1576, चित्तौड़ का द्वितीय अभियान। ठीक, तो हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच होता है, अकबर प्लस हल्दी घाटी का युद्ध होता है आपके राणा प्रताप। किन के खिलाफ होता है, राणा प्रताप। अब क्या हुआ, अकबर की सेना बहुत विशालकाय थी और राणा प्रताप क्या हुए, हारने लगे। लेकिन राणा प्रताप की जान इनके एक सेनापति जिनका नाम था बांदा झाला, बांदा झाला ने क्या किया, राणा प्रताप का मुकुट पहन लिया था। युद्ध में क्या है, राजा जो है वो तो या तो अपने रथ जो कि विशेष प्रकार के छत्र से सुसज्जित होता है उससे पहचाना जाता है, या फिर पहचाना जाता है अपने मुकुट से। क्योंकि पहले ऐसा तो था नहीं कि बहुत से लोगों ने पहले देख रखा हो या अकबर ने देख रखा हो, तो केवल मुकुट से पहचान होती थी। तो इनके जो सेनापति थे बांदा झाला, उन्होंने राणा प्रताप का मुकुट पहन लिया था। तो बांदा झाला की मृत्यु हो गई, जबकि राणा प्रताप यहाँ से भाग निकले। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते, राणा प्रताप हारने लगे, सेनापति बांदा झाला ने राणा प्रताप का मुकुट पहनकर उनकी जान बचाई। चित्तौड़ की विजय हमेशा अधूरी ही रही अकबर की, क्योंकि राणा प्रताप फिर भाग गए। यहां से राणा प्रताप भाग गए और कहां पर रहे, राणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में रहे। यहां पे राणा प्रताप ने क्या किया, घास की रोटियां खाई। राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक। कविता सुनी होगी आपने, रणबीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था। तो वो चेतक किनका घोड़ा था, आपका राणा प्रताप। इनका एक हाथी भी था जिसका नाम था रामदास। क्या नाम था, रामदास। तो अकबर का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो अधूरा ही माना जाता, हालांकि विजय हुई थी क्योंकि राणा प्रताप भाग गए थे। अच्छा, राणा प्रताप जो है अरावली की पहाड़ियों में रहकर मुगलों के खिलाफ छोटे छोटे कई अभियान चलाते रहे। और राणा प्रताप की जो मृत्यु है, अगर मृत्यु की बात की जाए, वो 1597 में हुई थी। ये धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे ऐसे, ठीक है, जो प्रत्यंचा जो डोरी होती है ना, वो चढ़ा रहे थे और वो टूट गई और उसी के कारण इन्हें चोट लग गई, जिससे 1597 में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। ठीक, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद 1580 में होता है अकबर का काबुल अभियान। तो आइए देखते हैं। काबुल अभियान के दौरान अकबर क्या है, मिर्जा हकीम को हराते हैं।
ठीक। काबुल अभियान ये होता है 1580। काबुल का सूबेदार मिर्जा हकीम भागा। ठीक। मिर्जा हकीम के बाद मिर्जा हकीम की एक चचेरी बहन थी जिनका नाम था बख्तुनिशा बेगम। तो जो काबुल की सूबेदारी है वो मिर्जा हकीम की चचेरी बहन बख्तुनिशा बेगम को सौंपी जाती है, लेकिन बाद में काबुल के सूबेदार हैं वो मानसिंह बना दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते सूबेदारी पहले किसको सौंपी गई? मिर्जा हकीम की बहन बख्तुनिशा बेगम को सौंपी गई। बाद में मानसिंह सूबेदार बनाए गए। ठीक। काबुल अभियान के बाद होता है अकबर का कश्मीर अभियान। कौन सा होता है? कश्मीर अभियान, जो कि होता है 1586 में। ठीक। तो कश्मीर में यूसुफ जईयों का शासन था। यूसुफ जई, याकूब खां का शासन था। किसका? याकूब खां। तो कश्मीर अभियान के लिए अकबर ने पहले भेजा था बीरबल को, लेकिन यहाँ के यूसुफ जई कबीले ने बीरबल की हत्या कर दी। तो पहले बीरबल पहुंचे, हत्या हुई। बाद में अकबर ने यूसुफ जईयों को हराया। याकूब खां को जेल में डाला। ठीक है। तो ये हो गया कश्मीर अभियान। कश्मीर अभियान के बाद अकबर का होता है दक्षिण अभियान। क्या होता है? दक्षिण अभियान, जिसमें ये खानदेश के राजा मीरन बहादुर को हराते हैं। इसके बाद अहमदनगर पहुंचते हैं। अहमदनगर और बीजापुर की जो राजमाता होती हैं चांद बीबी। चलिए, ये बात आपको समझ में आई। काबुल अभियान समझ में आया। इसके बाद कश्मीर अभियान और फिर इसके बाद होता है अकबर का दक्षिण अभियान। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा और रह गया। बीजापुर, अहमदनगर जीता और बीजापुर की शासिका चांद बीबी को भी हराया। अंतिम प्रश्न है इनके अभियानों में से। क्वेश्चन आता है अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? तो अकबर की अंतिम विजय थी असीरगढ़ की विजय। तो यहां पे हम लोग लिख सकते अंतिम विजय कौन सी थी? असीरगढ़ की विजय थी, जो कि हुई थी 1601 में। ठीक। तो ये था अकबर का आपका पहला भाग। अकबर के दूसरे भाग में हम अकबर के धार्मिक कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने अकबर के पहले भाग में उनका प्रारंभिक जीवन और उनका राजनीतिक जीवन बहुत अच्छे से पढ़ा। दूसरे भाग को हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।